दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, केरल सही है या केंद्र सरकार सही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सही हैं या बिहार के मुख्यमंत्री सही हैं? या इन सब के बीच लौट चलिए लॉकडाउन से पहले की स्थिति में। विधानसभा मध्य प्रदेश की चल रही थी, वो वक्त सही था। संसद चलती रही, वह भी वक्त सही था। या इन सब के बीच कुछ आगे बढ़िएगा तो लॉकडाउन के बीच में ही एक वक्त रेलवे ने अपनी लाइनें खोल दी थी कि आप रिजर्वेशन करा सकते हैं और 15 अप्रैल से गाड़ियां चलेंगी। लेकिन उसके बाद झटके में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ा दिया। जो भी रिजर्वेशन थे रद्द कर दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अप्रैल को तो इस देश के शिक्षा मंत्री यानी निशंक साहब ने यहां तक कहा था कि परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी और किस तरीके से अप्रैल में ही हो जाएंगी, और किन किन विषयों की परीक्षा 10th और 12th की नहीं होगी, यह भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन बढ़ गया। तो इस देश के भीतर में निर्णय कौन कैसे किस रूप में लेता है, यह एक अबूझ सा सवाल है। और यह अबूझ सवाल पहले दिन से है जब प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और कहा लॉकडाउन 21 दिनों का। राज्यों से पूछा नहीं गया। दूसरी बार जब लॉकडाउन का वक्त आया तो राज्यों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया हम तो लॉकडाउन पे रहेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हां, लॉकडाउन 3 तारीख तक जारी रहेगा। लेकिन निर्णय क्या है? चीन से पीपीई मंगाया जाए, वेंटिलेटर्स मंगाए जाएं, मेडिकल सामान मंगाया जाए, वह भी सही है? या अब डब्ल्यूटीओ का हवाला देकर चीन कह रहा है कि आपने एफडीआई को लेकर जो निर्णय लिया है वह सही नहीं है। डिस्क्रिमिनेटरी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। सही क्या है? देश के भीतर देश की नीतियां बाहर के देशों को प्रभावित करने वाली इन सारी परिस्थितियों में हम लोग खड़े कहां पर हैं और वाकई कौन सही है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोटा से बच्चों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बसें भेज देती है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में ना घुसे मजदूर, इसके लिए बकायदा पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और उनके लिए रोजी रोटी का भी इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं लॉकडाउन है तो हम बच्चों को भेजने के लिए कैसे भेज सकते हैं बसें। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही विधायक को वो एक पर्ची दे देते हैं कि जाइए आप अपनी गाड़ी से अपने बच्चे को ले आइए राजस्थान के कोटा में, जो पढ़ाई कर रहा है आईआईटी पास करने के लिए। बड़ा अजीबोगरीब सवाल है इस देश के भीतर में। इस देश के भीतर में क्या एक विशेषाधिकार तबका है, सिर्फ उसी की चलती है? इस देश के भीतर में हर निर्णय, हर तरीके से जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, उन नीतियों के भीतर घुस के देखिएगा तो आपके सामने इस देश का एक अनूठा सच निकल कर आएगा। और आज हम उसी अनूठे सच के साथ आपसे बात करना चाहते हैं। यह बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बात का जिक्र होते रहा कि क्वारंटाइन होना चाहिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए। और इन सब के बीच इस देश का सच तो यह है कि इस देश में आधे लोग यानी 50% से ज्यादा लोग जिन परिस्थितियों में रहते हैं उसमें वह 6 फीट की दूरी चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं इस देश के भीतर में 1 करोड़ से ज्यादा स्लम एरिया है। आप कल्पना कर रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा स्लम एरिया के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा घर हैं। उसमें रहने वाले कितनी बड़ी तादाद में हैं और कितनी बड़ी तादाद में कौन कहां से निकलकर किस तरीके का जीवन जी रहा है। और इसमें हम लगातार एक व्यवस्था करते करते थकते हारते हुए एक ऐसी परिस्थिति में 20 तारीख को आकर खड़े हो गए जहां पर लगने लगा कि हमें लड़ना किससे है? वायरस से लड़ना है या इस देश की इकोनॉमी से लड़ना है? आने वाले वक्त में भूखमरी को लेकर उससे बचने के उपाय खोजने हैं या वाकई अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है? कोई करे ना कहे, लेकिन इन सब के बीच हेल्थ सिस्टम को लेकर जो मिडिल क्लास इंश्योरेंस कराती है उनको झटका लगने वाला है। इंश्योरेंस लगभग 20 से 25% बढ़ भी जाएगा। इस देश में हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, एक बुनियादी ढांचे के तौर पर नहीं माना जाता है, इसीलिए सरकार उस दिशा में ध्यान नहीं देती है। लेकिन आज हम उस सच को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जरा इस सच को समझने की कोशिश कीजिए। जब इस बात का जिक्र हो रहा है कि लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में आपको और हमको नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, नए सिरे से किस तरीके का रोजगार हो, कैसी इकोनॉमी हो, कैसे सरोकार लोगों के साथ हो, यह भी कुछ नए तरीके की परिस्थितियां निकल कर आएंगी। लेकिन क्या कुछ इस देश के भीतर हो रहा है? क्या कुछ इस देश के भीतर का सच है? अब आज लिए चलते हैं आपको हरिद्वार। हरिद्वार में
हर की पौड़ी। हर की पौड़ी का एक बड़ा खास महत्व है। वहां पे तमाम धार्मिक अनुष्ठान के लिए और एक लिहाज से मुक्ति के लिए उसका एक विशेष महत्व है। हर की पौड़ी के बारे में एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की यह रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब आप हर की पौड़ी का पानी पी सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना होगा, क्लोरीन की एक गोली वहां पर मिलाइए और पानी पी लीजिए। इसको कहा जाता है ए कैटेगरी का पानी। यानी उत्तर प्रदेश से कटकर जब उत्तराखंड बना था सन 2000 में, यानी 20 साल पहले, तब भी हर की पौड़ी का जो पानी था वह बी क्लास में आता था और अब वह ए क्लास में है। वहां पर इतना साफ पानी मिल रहा है और वहां से लेकर ऋषिकेश तक के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें अब आप पानी पी सकते हैं। जबकि इस 20 बरस के दौर में क्लास ए से लेकर क्लास डी तक की स्थितियों को हर किसी ने देखा और क्लास ए कहीं था ही नहीं। ये पानी का क्लास होता है। इसमें होता है कि जो मानव मल है, जिसको आप कह सकते हैं फेसिल कैलिफॉर्म कहते हैं, ये लगभग 34% कम हो गया। नहाना खत्म हो गया, उसमें गाद गिरनी खत्म हो गई और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसमें भी 20% की कमी आ गई है। इसका मतलब यह हो गया कि अब वहां का पानी पीने की स्थिति में आ गया है। कल तक वो नहाने तक की स्थिति में नहीं था, आज पीने की स्थिति में आ गया है। और क्लास ए का मतलब यह भी होता है कि जो पीएच बैलेंस होता है वह 6.5 टू 8.5 के बीच में रहना चाहिए, अन्यथा उसका असर नहाते वक्त स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पर और एक अलग अलग बीमारियां होती हैं स्ट्रेस के जरिए। तो जो एडुकेट डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वह 6 mg 1 लीटर में होना चाहिए। इससे पहले वह 5 mg से भी कम था। कमाल हो गया ना। अब गंगा का पानी पीने लायक हो गया और गंगा अब उस शुद्ध स्थिति में आ गई जिस शुद्ध स्थिति की कल्पना नरेंद्र मोदी ने की थी 2014 में। प्रधानमंत्री बनने से पहले मां गंगा ने बुलाया है और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करने के लिए ही मुझे लगता है यहां पर भेजा गया है। और उससे पहले याद कीजिएगा तो 1985 राजीव गांधी, उस समय भी गंगा की सफाई के लिए एक एक्शन प्लान बना था। अब जरा कल्पना कीजिए, जो काम 35 साल में नहीं हो पाया वो 35 दिन में कैसे हो गया। और इन 35 सालों में यानी 1985 से लेकर 2020 तक हो क्या रहा था, कितना पैसा खर्च किया जा रहा था, किन किन योजनाओं पे खर्च किया जा रहा था। तो क्या यह दृष्टिबोध किसी को नहीं था कि जिस तरीके से इन 35 दिनों में गंगा का पानी पीने लायक हो गया, तो इन 35 साल में ऐसी स्थिति लाने के लिए हमें अपनी योजनाओं को भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इसका मतलब है नहीं था। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग तरीके से पैसा खर्च और उसकी पूरी फेहरिस्त जो है वो बड़ी चौंकाने वाली है। क्योंकि इस दौर में तो देखिए मनुष्य नहीं जा रहा था गंगा में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, बहुत कम लोग जा रहे थे। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स थे वह भी कुछ जगहों पर बंद थे। जो माइनिंग का काम था वो पूरे तरीके से बंद था। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था वो नहीं हो रहा था। यानी विकास का पागलपन अगर रुक जाए तो गंगा भी साफ हो सकती है क्या? एक सवाल ये जहन में रखिएगा, क्योंकि हम आपके सामने उस स्थिति को भी रखना चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का पागलपन है वह इस देश के भीतर में चंद हथेलियों पर नाचने वाला पागलपन है, जिनके पास सारी संपत्ति, पूंजी, संसाधन सब कुछ रहता है। लेकिन उससे पहले उस सफर पे आपको जरा सा ले चलें जिस सफर का हमने 1985 से जिक्र किया। राजीव गांधी के काल को अटल बिहारी वाजपेयी के काल में आके ब्रेक लगाया गया था। 31 मार्च 2000 में ब्रेक लग गया था, जो गंगा कार्य योजना थी, लेकिन खर्च हो गया था 901 करोड़ 75 लाख रुपए। इन 15 सालों में खर्च हुए थे। उसके बाद 20,000 करोड़ का एक प्लान मौजूदा वक्त की सरकार यानी मोदी सरकार भी लेकर आई। इन्होंने बताया, इन्होंने तकरीबन जो खर्च किया वो 7,307 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इन सब के बीच वर्ल्ड बैंक ने भी लगभग $1 बिलियन, आज की स्थिति में देखें तो लगभग 7,653 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने भी दिए, वो भी खर्च हो गए। जब पूरा मिलाइएगा 1985 से लेकर 2020 तक 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और 22,000 करोड़ रुपए खर्च होने के साथ इस देश के भीतर में गंगा साफ उतनी नहीं हो पाई जो इन 35 दिनों में हो गई। और इस 22,000 करोड़ का जब एनालिसिस कीजिएगा तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, बंगाल, इस पूरी पट्टी में जितने शहर और गांव आते हैं, उन गांव के समानांतर जो गंगा बहती है, अगर उन जगहों पर भी सिर्फ उन्हीं जगहों पर गंगा की सफाई को लेकर काम किया गया होता, खेती को लेकर इन्वेस्टमेंट होती, वहां पर शौच के लिए व्यवस्था होती, वहां पर घाट ठीक होते, वहां पर सफाई की स्थिति होती, वहां पर जो कचरा जाता है इंडस्ट्री का उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, अगर वाकई वो काम कर रहे होते हैं इस देश में ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन काम कर रहे होते जो इस पूंजी में समा सकते हैं, तो गंगा साफ हो चुकी होती। यह संदेश अजीबोगरीब है जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए का जब हमने आकलन शुरू किया कि आखिर खर्च किस किस चीज पे ये लोग करते रहे और क्या क्या खर्च करते रहे और क्यों नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, बाकायदा जो निरी है, जो नागपुर में जिसका हेडक्वार्टर है, जो कि वैज्ञानिक तरीके से आकलन करती है, उसका भी यह मानना है कि दरअसल गंगा का पानी ब्रह्मदत्त द्रव्य की तरह है, यानी ये कोई औषधीय गुण इसमें रहते हैं, यानी कोई पौराणिक मान्यता नहीं है। उसने साइंटिफिक तरीके से 3 मौसमों का अध्ययन किया और उसके बाद इसकी जानकारी दी। लेकिन हम लोग जो 22,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे थे, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट 3.5 करोड़ रुपए, नदी क्षेत्र में शौचालय निर्माण लगभग 951 करोड़ रुपए, तटों की सफाई की 709 करोड़ रुपए में, वानिकी परियोजना 114 करोड़ रुपए में, जो वहां की गुणवत्ता पानी की ठीक हो जाए 38 करोड़ रुपए में, रिसर्च एजुकेशन तक में पैसे लगाए गए 20 करोड़ रुपए। यानी अगर आप प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की गई उनके जो नौकरशाहों की साइट है नमामि गंगे की, उस पर भी जाइएगा तो उसमें आपको लगेगा ये कैसा सपना दिखलाते हैं और ये क्या क्या करते हैं। 30,000 हेक्टेयर में वन लगा देंगे, नहीं लगे। 113 रियल टाइम जन गुणवत्ता निगरानी के लिए बनाए जाएंगे, नहीं बनाए गए। जो पानी में रेंगने वाले, चलने वाले जो जानवर होते हैं, जो खासतौर से डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ, उदबिलाव या गोल्डन महासिर, इन सब के संरक्षण के कार्यक्रम तक बनाने का जिक्र सरकार की तरफ से है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है जमीन पर। इतना ही नहीं, जो गंगा किनारे के शवदा गृह है उनका भी नवीनीकरण होगा। दिल्ली तक में तो हो नहीं पाया जो यमुना के किनारे है, और गंगा के किनारे उसका भी एक बजट दे दिया गया। लेकिन मुश्किल इतनी भर नहीं है, मुश्किल इससे ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब हम इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में आते हैं तो हमारे जहन में सवाल आता है, ये सरकारें पैसा यूं लौटाती है या पॉलिसी बनाती है या कुछ भी नहीं करती है। और अब जब ऐसी परिस्थिति से देश गुजर रहा है जिसके बाद इकोनॉमी कैसी होगी, किस रूप में होगी, कोई नहीं जानता है, सरकार भी नहीं जानती है, और खुद प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए तरीके से सोचना होगा। लेकिन कैसे सोचेंगे ये? वही पॉलिटिक्स, वही सत्ता, वही नियति रहेगी इनकी। क्योंकि जब हमने देखा तो इतना ही नहीं, गंगा साफ नहीं हो रही है, और गंगा साफ हो रही है इसके लिए भी सरकार विज्ञापनों पे खर्च करती है। जो विज्ञापनों का खर्च था 2014 में से ही शुरू हो गया, चूंकि बनारस से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, तो 2014-15 से यह खेल शुरू होता है। शुरुआत में देखिए वक्त बीत रहा है, गंगा मैली हो रही है, गंगा मैली हो रही है, विज्ञापन और बढ़ रहे हैं, विज्ञापन के जरिए बताया जा रहा है गंगा साफ कर रहे हैं, और साफ हो रही है, और साफ हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली गंगा और गंदी हो रही है। 2014-15 में 2 करोड़ 5 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए। अगले साल 3 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए। 2016-17 में 6 करोड़ 80 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए। 17-18 में यह और बढ़ गया, 11 करोड़ 7 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए। उसके बाद चुनाव का वक्त आ गया। चुनाव से ठीक पहले के 8 महीने में, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लगभग 13.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए गंगा के नाम पर। यानी इतना ही नहीं किया गया, इस देश के भीतर में जो गंगा का पानी पीने लायक नहीं था उसको पता नहीं कब पीने का लायक बना दिया गया। अब रिपोर्ट तो अब आई है, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए भी गंगा के पानी को बेचा गया, और उससे सरकार ने 52 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए। आप कहेंगे ये क्या होगा? आपको याद हो, पोस्ट ऑफिस के जरिए 119 पोस्ट सर्किल बनाए गए, 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर के 2 डब्बे शीशे की बोतल बनाई गई। उसके जरिए लगभग 2,65,000 उन पानी को बेचा गया, और उस पानी को बेचने से लगभग 52 लाख रुपए की कमाई हो गई। यह इस देश की नियति है क्या? हमने जानबूझ के इस एस्पेक्ट को लिया जिससे आप समझ पाएं कि जो प्रकृति है, जो जमीन से जुड़ी हुई चीज है, और उसको लेकर जो शुद्धिकरण की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो पूरी पॉलिसी है, जो पूरा बजट है, वो कितना फेक है।
और क्यों इस बात की दिशा में ध्यान नहीं दिया जाता है और क्यों नहीं सोचा जाता है? इसका दूसरा हिस्सा तो और डराने वाला है, क्योंकि जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं और जिक्र क्वारंटाइन का है या सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र होता है, तो बड़ा मुश्किल है इस देश के भीतर में जब हम आपको बताना शुरू करेंगे कि इस देश का सच क्या है। इस बात को लेकर पूरे देश में हैरत थी कि अगर धारावी में, मुंबई की सबसे बड़ी नहीं बल्कि एशिया की वो सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, और वहां पर लगातार अगर केसेस बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जो सिर्फ 2.6 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 260 हेक्टेयर में फैली हुई है। उस 260 हेक्टेयर में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। हम आपको एक चीज बताएं, इस देश के राष्ट्रपति भवन का जो पूरा दायरा है वो कुछ ही छोटा है धारावी से। वह लगभग 160 कहिए 160 हेक्टेयर में फैला हुआ है और धारावी 260 हेक्टेयर में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन में कितने लोग रहते हैं? 300 कमरे हैं, एक राष्ट्रपति हैं, महोदय हैं, दुनिया मुगल गार्डन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर तो सब कोई अलग अलग रह सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर लुटियंस की दिल्ली आ जाइएगा, लुटियंस की दिल्ली को अगर हम लोग सिर्फ एनडीएमसी में ले लें, जो न्यू दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो एनडीएमसी का हिस्सा है, उसके भीतर में इस देश के लगभग धारावी जैसे स्लम्स जो हैं तकरीबन 16 गुना ज़्यादा वहाँ पर स्लम्स बन सकते हैं। इसको इस रूप में समझिए कि एनडीएमसी का इलाका है 43.7 स्क्वायर किलोमीटर और धारावी की स्थिति है 2.6 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि 20 धारावी सिर्फ एनडीएमसी जो दिल्ली का इलाका है उसमें रह सकते हैं। लेकिन इस एनडीएमसी में लोग कितने रहते हैं? दरअसल इस एनडीएमसी में सिर्फ 2.5 लाख लोग रहते हैं जी, 2,57,803 लोग। ये आंकड़े हैं एनडीएमसी के, जो कि 43.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और धारावी जैसी जगह जो कि सिर्फ 2.6 स्क्वायर किलोमीटर में पहने हुए, वहां पर 15 लाख लोग रहते हैं। यह दो तुलना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब हम आपको इस देश का जरा सच बतला देते हैं। इस देश में कितने स्लम्स हैं, इन स्लम्स के भीतर रहने वाले लोगों की तादाद क्या है, वह जिन इलाकों से आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये सारे इलाकों से निकलकर लोग यहां पर आते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी, बिहार और यूपी, बंगाल या उड़ीसा में स्लम्स कम है क्योंकि वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति ही इतनी विपन्न है कि वहां स्लम्स कैसे, वहां तो जिंदगी है। वैसे बिहार को आप लीजिए, बिहार में लगभग 50% तक गरीबी रेखा से नीचे लोग आ गए। 49% लोग बीपीएल की स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं। अगर इतनी गरीबी जिस जगह पर, वहां स्लम क्या होंगे, वह तो राज्य ही स्लम में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए जरा इस एनालिसिस को और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस भारत को बना रहे हैं या किस भारत में रह रहे हैं। इसके लिए हमने आकलन जब करना शुरू किया तो आप जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 1981 का सेंसस बतलाता है इस देश के भीतर में लगभग 2,80,00,000 स्लम्स हुआ करते थे। 2001 का आंकड़ा बताता है कि लगभग 6 करोड़ स्लम्स हो गए, 3 गुना बढ़ गए 20 साल के भीतर में, 81 से 2001 तक। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2018 में, इसके बीच में 2011 का सेंसस भी ले आइए, उसको भी लाइएगा, तो तकरीबन उस समय इस देश के भीतर में 6,60,00,000 स्लम्स थे। और मौजूदा वक्त में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2018-19 तक का डाटा आया है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रखा है। उसका कहना है भारत के भीतर में 10,40,00,000 स्लम है। आप कल्पना कर रहे हैं 10,40,00,000 स्लम्स, इतने हाउस होल्ड्स में इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर रहते हैं। और इस स्थिति में मुंबई जैसी जगह में, सिर्फ मुंबई के भीतर में धारावी जैसी जगह में हमने 15 लाख का जिक्र किया, लेकिन मुंबई के स्लम में रहने वालों की तादाद तकरीबन 75 लाख है। 75 लाख लोग स्लम में रहते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी स्थिति को छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसी जगह में 2018 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 37 लाख लोग स्लम में रहते हैं।
और अगर पूरे महाराष्ट्र का एक डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्री वाइज, आज तो वहां पर खुल भी गया, और इंडस्ट्री खुलते ही जो ट्रकों की मारा मारी थी, कई जगहों पर जाम लग गया, जो MIDC का इलाका था वहां पर जाम लग गया, ये सारी स्थिति एक अलग है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो स्लम्स की तादाद है वह 2,05,00,000, इतने लोग स्लम्स में रहते हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। ये लोग कौन है? दिल्ली जैसी जगह में 37 लाख लोग रहते हैं। इस लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में आपको स्लम्स के इलाके जो है वो उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से है, तो वहां पर रहने वालों की तादाद 1,20,00,000 है आज की स्थिति में। बिहार की स्थिति में बहुत कम स्लम का इलाका है, क्योंकि वहां पर की जिंदगी ही सभी की सामान्य या कहें इस रूप में गरीब वाली स्थिति है कि वहां पर तकरीबन 6 लाख लोग स्लम में रहते हैं। उड़ीसा में भी लगभग 6.5-7 लाख लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 71 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में नहीं रहते हैं। गुजरात में 2011 के सेंसस में आया था लगभग 46 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं, और 2018 का आंकड़ा है 52 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जो नए शहर बने हैं, जो शहरों में इंडस्ट्री आई है रोजगार के लिए, जिस तरीके से लोग सिमटते चले गए, उसमें बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां से निकलकर लोग महाराष्ट्र गए, लोग कर्नाटक पहुंचे, अलग अलग जगहों पर जाइए, दिल्ली आए, और ये लोग स्लम्स में ही रहने लगे। तो जो लोग अपने घरों को छोड़कर निकले वो इन शहरों में स्लम्स में रह रहे हैं। और जब धारावी की स्थिति का हम आपसे जिक्र करें तो जरा धारावी के जरिए कमोवेश हर स्लम्स की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि धारावी 1 बिलियन का धंधा भी करता है, $1 बिलियन का वहां पर काम भी होता है। और उस काम की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर लगभग 20 से 25 हजार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती है उसी धारावी के भीतर में। NDMC में भी एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जहां पर सिर्फ 2.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चलती है। वहां घर घर जीन्स बनती है, रेडीमेड कपड़े बनते हैं, लेवलिंग होती है, एल्युमिनियम का काम होता है, गोल्ड का काम होता है, पॉटरी का काम होता है, प्लास्टिक का काम होता है। हर तरीके से फैक्ट्री अपने तरीकों पर काम करती है, और 1 बिलियन उसकी जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है उसकी कमाई अपने तौर पर है। उसको आप लॉकडाउन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 बाय 10 के कमरे में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो आप लॉकडाउन क्या करेंगे और उनको अलग थलग कैसे करेंगे। और इस बात का जिक्र क्योंकि वहां पर टॉयलेट्स भी होते हैं, वो पब्लिक टॉयलेट है, और 73% धारावी के घर ऐसे हैं जो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट का मतलब है टॉयलेट की एक रेंज होती है जिसमें तकरीबन 40 टॉयलेट होते हैं, और सब कोई उसी के उधर ही जाता है। और अगर एवरेज जो हमने निकलवाया उसमें पता चला कि एक शीट का इस्तेमाल एक दिन में लगभग एवरेज 70 से 75 लोग करते हैं। यह है इस देश के स्लम्स का हाल। और इस देश में अगर हर छठा शख्स स्लम्स में पहुंचा हुआ है, और इस देश के भीतर में आधी जनसंख्या जो शहरों की है, शहरों में आधी जनसंख्या अगर स्लम्स में रह रही है, तो फिर क्वारंटाइन का मतलब यह है कि आप, या फिर इस दौर में लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप दरअसल उस मानसिकता को पकड़ रहे हैं जो शहरी मानसिकता है, जो डेवलपमेंट वाली मानसिकता है, जो विकास की अंधी दौड़ वाली मानसिकता है, जिसमें आपने इस देश में गंगा को साफ करने के लिए 20-22 हजार करोड़ रुपए बीते 35 सालों में खर्च कर दिए, लेकिन माथे पर एक शिकन नहीं आई, क्योंकि आपकी पूरी प्लानिंग ही चौपट है। आपने इस पे काम ही नहीं किया, चाहे वो प्लानिंग कमीशन रहा हो या नीति आयोग मौजूदा वक्त में रहा हो, या फिर अलग अलग स्कॉलर्स काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि इस देश के मंत्री, और इस देश में क्योंकि इस दौर में 35 सालों के भीतर जब सामने चीजें आई तो गंगा प्लान को देखने वाले 22 मंत्री, इन मंत्रियों ने क्या किया इस दौर में? मंत्रियों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में भी आप जो 1-2 मंत्री इस दौर में सामने आए उनको भी आप जोड़ लीजिए। 22 मंत्री 35 साल में इस गंगा प्लान को देखते समझते रहे। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वो क्या कर रहे थे? एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा, स्लम्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसके लिए हम आपको सिर्फ एक बिहार का उदाहरण देते हैं। बिहार में जो अर्बन पॉपुलेशन है वह कम होती गई। 1991 में अर्बन पॉपुलेशन 13.14 थी परसेंट। 2001 का सेंसस बताता है यह 3% और कम हो गया, 10.46% हो गया। 11 की स्थिति बताती है 11.29% हो गया, यानी 1991 से भी पीछे है अभी भी। सिर्फ शहरी आबादी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, और आज की तारीख में वहां पर शहरी आबादी सिर्फ 11% है।
यानी आप ध्यान दीजिए, शहर बने ही नहीं। उत्तर प्रदेश की भी कमोवेश स्थिति पिछले 40 साल के भीतर, 40 साल नहीं कहिए 30 साल कहिए, 91 से लेकर 220 तक की स्थिति में आइएगा तो आपको जानकारी हैरत मिलेगी कि जो शहरी जनसंख्या है वह 19.84% से सिर्फ 23% तक पहुंची है। यानी 3% ही शहर में आई है, बाकी सारे इस देश के भीतर में अलग अलग हिस्सों में चले गए, स्लम्स में चले गए और उनकी स्थिति नाजुक होती चली गई। स्लम के भीतर की रफ्तार जो है वो कैसे बढ़ी है, अगर 1991 में 2001 में स्लम्स में जो घरों की संख्या थी वह 5,58,32,570 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 8,08,88,766 हो गई। तो 2018 में स्लम्स के भीतर में जनसंख्या जो है 10,40,00,000। और इसको आपको समझना होगा, इतनी बड़ी तादाद में अगर शहरों में रहने वाले लोग इस कदर स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स की संख्या ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने अनूठा काम किया, जो दिल्ली में भी किया, उनको रेगुलराइज कर देते हैं कॉलोनी में। धारावी को भी इसी तरीके से एक बजट बनाया गया और बताया गया कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे, यहां पर इमारतें बन जाएंगी, अब ये स्लम नहीं रहेगा, और उसको भी हुए 10 साल से ज्यादा बीत गए। लेकिन स्थिति या ढाक के वही तीन पात वजह यह है कि उसके पीछे कोई मंशा इतनी साफ है कि हमें एक बजट बनाना है, उस बजट का बंदर बांट किस तरीके से करना है, और जिसके पास इस देश में डेवलपमेंट की चाबी आ जाए और उस डेवलपमेंट के जरिए उसके पास कोई अगर प्रोग्राम आ जाए, उस प्रोग्राम को देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार हो जाए और इस देश के प्रधानमंत्री सहमति जता दें, तो मानकर चलिए वो मंत्री और डिपार्टमेंट पैसे से लबालब हो जाता है। यही है इस देश का। इसीलिए कुछ कहते हैं ये क्रीमी विभाग है, कहा जाता है यहां मक्खन मिलता है, कुछ जगह पे कहा मिलता है, यहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। यह भी बात है इस देश के भीतर में। अगर इस देश के राष्ट्रपति भवन में 2-2 धारावी बस सकती है, जो स्थिति इस देश के भीतर की है, तो भाई उलट दीजिए ना, परिस्थिति को उलट दीजिए। राष्ट्रपति भवन को नया बनाना क्रिएट कीजिए कि धारावी में राष्ट्रपति भवन बनेगा और धारावी के लोगों को हम इस देश के डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रपति भवन देते हैं और उसकी जो जगह है उसको इस रूप में निर्धारित करते हैं और उस पूरी की पूरी जगह को साफ करके हम वहां पर राष्ट्रपति भवन बना देंगे। क्योंकि कुल मिला के सारा पैसा तो इस देश का है और इस देश के लोग चुनते हैं, जनता चुनती है यहां के नेताओं को। उसका काम क्या है? उसका काम है कि इस जनता को किसी तरीके का कष्ट ना हो, इसीलिए टैक्स का पैसा हो, खनिज संसाधनों का पैसा हो, सेस लगाया जाता है, या दुनिया भर इनकी कोई अपनी कमाई मेहनत की तो होती नहीं है। मेहनत जो इस देश के भीतर में जो प्रोफेशनल्स करते हैं और इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है और इस देश के भीतर बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जो टैक्स लग जाता है, उसी के जरिए सरकारें चलती हैं। सरकार का काम था कि दरअसल उन्हीं चीजों को रेगुलराइज करना, अनुकूल करना देश के, लेकिन वो पूरी की पूरी चीजें डाइल्यूट कर दी गई। और डाइल्यूट होते होते जब हेल्थ सेक्टर तक की स्थिति मौजूदा वक्त में ऐसी आ गई है जहां पर लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही है, क्योंकि आप एक मेंटलिटी को जी रहे हैं जिसमें सिर्फ इस देश के 20 से 25% लोग ही समा पाए, बाकियों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर कौन सही है कौन गलत है, यह तो राजनीति तय करेगी। केरल की राजनीति कहती है रेस्तरां खोल दो, तो उन्होंने रेस्तरां खोल दिया। दिल्ली कह रही अरे हम तो तब पिछड़ गए, हमने नहीं खोला, या आपको नहीं खोलना चाहिए था, देखिए हम ज्यादा सचेत हैं। तो फिर कौन सही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कोटा में बस भेजकर मंगा लीजिए बच्चों को, उन्होंने मंगा लिया, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन लोगों ने तारीफ की, चलिए आपने बच्चों को मंगा तो लिया, जो बच्चे वहां पर अलग थलग पड़े थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं नहीं लॉकडाउन है, हम कैसे भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए कुछ विधायकों को जारी कर दिया जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, आप अपनी गाड़ी लेकर जाइए और लेते चले आइए। इस देश के भीतर में रेलवे रिजर्वेशन भी 7 तारीख के बाद से शुरू हुआ था, 15 तारीख के लिए बाद में कैंसिल किया गया। इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? इस देश के भीतर में एग्जामिनेशन हो जाएंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा था, फिर उस बात को क्यों नहीं उठाया गया? 7 तारीख को क्यों प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी और बाकायदा साइट्स पर मौजूद है कि इस 12th क्लास में इसी सब्जेक्ट्स के परीक्षा आने वाले वक्त में नहीं होंगे या इसके होंगे? ये क्या मतलब था इसका? एयरलाइंस ने भी अपनी टिकटें खोली थी उस दौर में कि उसके बाद लॉकडाउन खत्म होगा। इसका मतलब है कोई तालमेल ही नहीं है। सरकार के अपने भीतर में अगर तालमेल उभर कर नहीं आ रहा था, डिपार्टमेंट अपने तरीके से पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच की स्थिति तक को नहीं समझ पा रहा था, तो इस देश के भीतर में राज्य और केंद्र के बीच की परिस्थितियां कैसे समझ में आएंगी?
और सबकी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी जरूरतें हैं। उस जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका एक तबका है जिसको हम लोगों ने अलग अलग हिस्सों में इस देश को बांट के रखा है। वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, समुदाय के नाम पर हो, आदिवासी दलित शब्द के नाम पर हो, जैसे भी हो बांट दीजिए। ओबीसी के नाम पर हो, अपर कास्ट के नाम पर हो,